हेलो माय यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग टीम में। तो पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और आज हम देखने वाले हैं किशोरावस्था को। तो किशोरावस्था की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक, 12 या 13 से 18 या 19 वर्ष, या फिर 13 से 19 वर्ष कह सकते हो आप। फिर इसमें पूर्व किशोरावस्था की बात करें तो 12 से 16 वर्ष, इसे यौवन काल भी कहता है। कौन सा काल? यौवन काल। फिर आगे बात करें उत्तर अवस्था की, तो उत्तर अवस्था कहाँ से कहाँ तक? 17 से 19 वर्ष तक। तो इस प्रकार से अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो क्या क्या कह सकते हैं इसको? उलझन व अटपटी अवस्था। उलझन व अटपटी अवस्था क्यों कह दिया? क्योंकि यहाँ जो किशोर होता है वो क्या होता है, अपने करियर को लेकर या फिर और छोटी मोटी बातों को लेकर उलझन में रहता है, तो इस प्रकार इसको उलझन व अटपटी अवस्था कह दिया। जीवन का स्वर्णिम काल, इसे क्या कहा गया? गोल्डन एज, जीवन का स्वर्णिम काल कहा गया। इसे बसंत ऋतु कहा गया है। क्या कहा गया है? बसंत ऋतु। सामाजिक व स्वीकृति की अवस्था, तो जहाँ जहाँ ध्यान रखना, जहाँ बेस्ट बेस्ट चीज़ें हैं वो किस में आएंगी? सारी किशोरावस्था की विशेषताएं होंगी। अस्मिता के विकास की अवस्था, तो अस्मिता के विकास की अवस्था, और ये बात कहाँ कही गई है? एनसीएफ 2005 में भी बात की गई है अस्मिता के विकास की अवस्था ये। और सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, तो उलझन अटपटी, जीवन का स्वर्णिम काल, बसंत ऋतु और सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, अस्मिता के विकास की अवस्था, उसके बाद सामाजिक स्वीकृति की अवस्था। तो ये सारी चीज़ हो जाती है। फिर आगे बात करते हैं किलपैट्रिक। तो किलपैट्रिक ने क्या परिभाषा दी है? वो कहते हैं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कैसा काल है? कैसे किलपैट्रिक, कैसे कठिन काल कहा गया है जीवन का? किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। और इन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था सामाजिक प्रतिद्वंदात्मक अवस्था, यानी कि बाल्यावस्था जो है, किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को क्या कहा गया है? कि सामाजिक व प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है। तो किलपैट्रिक की किशोरावस्था के बारे में समझ में आ गई कि कठिन काल बताया किलपैट्रिक ने। और बाल्यावस्था के बारे में क्या कहा है? कि सामाजिक प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है। और किलपैट्रिक ने एक मेथड दिया है, उसका नाम है प्रोजेक्ट मेथड, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है ये। तो प्रोजेक्ट मेथड किस पे आधारित है? लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने पर आधारित है। ये कहते हैं किलपैट्रिक के प्रोजेक्ट मेथड के अंतर्गत कि बच्चे को करके सीखने देना चाहिए। तो ये कनेक्ट हो गया अपना किलपैट्रिक, जितनी भी परिभाषा है वो बता दी मैंने। अब स्टैनली हॉल की बात करें तो स्टैनली हॉल क्या कहते हैं किशोरावस्था के बारे में? कहते हैं कि तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था है। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था जो है वो तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था है। तो स्टैनली हॉल हो गया। फिर है किशोरावस्था एक नया जन्म। किशोरावस्था को एक नया जन्म कहा है और जिसमें श्रेष्ठ विशेषताओं के दर्शन होते हैं। तो मैंने क्या बताया? जो भी श्रेष्ठ विशेषताएं होंगी वो किस में आएंगी? किशोरावस्था के अंतर्गत आएंगी। और श्रेष्ठ अवस्थाओं वाली किसने बताई है? स्टैनली हॉल ने बताई है। और एक फर्स्ट वीडियो में अपनी स्टैनली हॉल आया था शुरुआत में ही, तो उन्होंने बाल अध्ययन आंदोलन चलाया। याद होगा आपको कौन सा आंदोलन चलाया? बाल अध्ययन आंदोलन। कहाँ पे चलाया था? अमेरिका के अंतर्गत। और क्या लिया था अमेरिका में? हॉल लिया था। स्टैनली हॉल ने क्या लिया था? हॉल लिया था। तो इस प्रकार से फिर 1893 में दो समितियाँ बनाई थी, बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति। तो इस प्रकार से वो हमारा रिवाइज हो गया अब की बार। फिर आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया है आपका स्टैनली हॉल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना कि आकस्मिक विकास का सिद्धांत देने वाले कौन है? स्टैनली हॉल है। तो तूफान, तनाव, संघर्ष की अवस्था हो गई। किशोरावस्था का नया जन्म हो गया। और किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें श्रेष्ठ विशेषताओं के दर्शन होते हैं। स्टैनली हॉल ने बाल अध्ययन आंदोलन चलाया। स्टैनली हॉल ने 1893 में दो समितियाँ चलाई, बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति, और आकस्मिक विकास का सिद्धांत भी दिया। आगे अगर बात करते हैं बिग व हंट, तो बिग मीन्स क्या होता है? बड़ा। क्या होता है भाई? बिग मीन्स होता है बड़ा। तो फिर भी इसके कैसे बनाएंगे परिभाषा? किशोरावस्था को व्यक्त करने का एक ही शब्द है। कौन सा है? परिवर्तन। तो ये परिवर्तन ही कैसा शब्द है? बड़ा शब्द है, बिग शब्द है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं। तो विग व हंट कहते हैं कि किशोरावस्था को व्यक्त करने का एक ही शब्द, वो कौन सा शब्द होगा? परिवर्तन होगा। तो ये किसकी परिभाषा हो जाएगी? विग व हंट की हो जाएगी। फिर उसके बाद बात करते हैं जर्सिल्ड की। तो जर्सिल्ड ने क्या परिभाषा दी है? किशोरावस्था वह समय है जब विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से किशोरावस्था में परिपक्व अवस्था में क्या करता है? संक्रमण करता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना इसको।
जर जर से ट्रिक बनाएंगे। जर जर मीन्स होता है क्या, वृद्ध। क्या होता है, वृद्ध। तो जर और वृद्ध विचार क्या हो जाते हैं, वृद्ध के संक्रमण हो जाता है। तो संक्रमण को याद रखो बस, और कुछ याद नहीं रखना। तो इस प्रकार से जर हो जाता है वृद्ध, और वृद्ध के विचार कैसे हो जाते हैं, संक्रमित हो जाता है। इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो जर से निकाल लोगे, जर वृद्ध विचार कैसे हो जाएंगे, संक्रमण हो जाएंगे। तो ये याद हो जाएगी आपको। जैसे ही आपको यहाँ सामने आएगा लिखा हुआ, अवस्था वह समय है जब विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से किशोरावस्था में परिपक्व अवस्था में संक्रमण करता है। तो जैसे जर आएगा, वृद्ध याद आएगा कि वृद्ध आदमी की कैसे जर, जर मतलब वृद्ध हो जाना, इसको कहेंगे जर को वृद्ध हो जाना। और विचार कैसे हो जाएंगे, वृद्ध के विचार हो जाएंगे संक्रमण। आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट की बात कर रहे थे, क्रो एंड क्रो पहले भी पढ़ लिया था, लेकिन अब रिवाइज करते हैं। 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा गया है। मैंने क्या कहा था वहाँ जब ट्रिक बनाई थी कि 20वीं शताब्दी में क्या, कौवे ही कौवे। तो 20वीं शताब्दी में क्या थे, वहाँ पे कौवे ही कौवे थे। तो इस प्रकार से फिर मैंने बताई थी एक परिभाषा और क्रो एंड क्रो की। कहते हैं कि किशोर वर्तमान और भावी जीवन की आशा को व्यक्त करते हैं, वर्तमान और भावी जीवन की आशा को व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से इसको भी याद रखना है। और इसमें ट्रिक है कि भावी जीवन, जो ये भावी जीवन है इसको याद रखना है। आपको क्या रखना है, भावी जीवन वाली को याद रखना है। यानी कि कैसे याद रखोगे, भावी पीढ़ी में कौवे ही कौवे, कब, 20वीं शताब्दी तक। तो भावी पीढ़ी में, जो ये भावी पीढ़ी या भावी जीवन है उसमें क्या है, कौवे ही कौवे हैं। कब तक है, वो समय क्या है भाई, 20वीं शताब्दी का समय है। तो इस प्रकार से क्रो एंड क्रो दोबारा रिवाइज कर लिया हमने। आगे देखते हैं। आगे अगर बात करते हैं वैलेंटाइन की, तो वैलेंटाइन क्या कहते हैं, किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। वैलेंटाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहेंगे, वैलेंटाइन किशोर अवस्था। मैंने बताया था वैलेंटाइन के दिन क्या, कौन सी प्रवृत्ति, अपराध की प्रवृत्ति। और वैलेंटाइन से हम क्या करते हैं, शेष अवस्था में कहा था कि वैलेंटाइन से हम सीखते हैं। तो सीखने का आदर्श काल, रिवाइज हो गया होगा आपको ये। सीखने का आदर्श काल पहले भी बता चुका हूँ मैं इसको, कि सीखने का आदर्श काल किसने कहा, किसने कहा, वैलेंटाइन ने कहा। किस अवस्था को कहा, तो किस अवस्था को कहा, शेष अवस्था को कहा। व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, किसने कहा, वैलेंटाइन ने कहा। तो व्यक्तित्व में आएगा तब दोबारा पढ़ेंगे, अभी याद रखना थोड़ा सा इसको, क्योंकि वैलेंटाइन की थी तो यहीं पे लिख दी मैंने, इसकी आपको याद हो जाए। तो व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। फिर है बाल अपराध शब्द किसी कानून के उल्लंघन का उल्लेख है। तो बाल अपराध यानी कि वैलेंटाइन को अपराध से जोड़ देना है। तो बाल अपराध शब्द किसी कानून, तो वैलेंटाइन के दिन कानून वानून सब भंग कर देते हैं लोग। तो इस प्रकार से याद रख हो जाएगा। क्या है ये, अपराध शब्द है। वैलेंटाइन क्या है, एक अपराध शब्द है, कानून भी तोड़ देता है। तो बहुत सारी चीज़ सीखते हैं, कानून कानून बनेगा तो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, किसके बारे में, शेष अवस्था के बारे में। तो ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। फिर व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तो इस प्रकार से इसको याद रखना है। फिर अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय, किसने कहा, वैलेंटाइन ने कहा। किसको, किशोर अवस्था को। तो इस प्रकार से 3-4 डेफिनेशन थी जो एक बार में बता दी। फिर है नेतृत्व के गुणों का सर्वाधिक विकास किस में होता है, किशोर अवस्था में होता है। लेकिन मैं अब अगर पूछूं आपसे कि नेतृत्व कब से स्टार्ट हो जाता है, तो वो हो जाता है 12 वर्ष से। और 12 वर्ष को किस में काउंट करेंगे, बाल्यावस्था में। और बाल्यावस्था में भी कौन सी, उत्तर बाल्यावस्था। तो इस प्रकार से, लेकिन अगर पूछे नेतृत्व का सर्वाधिक विकास कहाँ होगा, तो वो होगा आपके किशोर अवस्था में। अब कुछ टर्म्स हैं वो आपको याद रखनी है। कैसे, कुछ टर्म्स याद रखें। एलोक्सा नर्वोसा, यानी कि एलोक्सा नर्वोसा क्या होता है, अपने आप को पतला बनाए रखना। क्या करते हैं इसमें, यानी कि बहुत कम खाना खाते हैं, या कुछ लोग खाना खाते नहीं है, वो क्या करते हैं, डाइटिंग पे चले जाते हैं। एलोक्सा नर्वोसा मतलब डाइटिंग कह सकते हो, अपने आप को पतला बनाए रखना। फिर है बुलिमिया, इसमें क्या होता है, अधिक भोजन ग्रहण करना। क्या करना, अधिक भोजन ग्रहण करना और उल्टियाँ करना, ये होती है। तो बुलिमिया, एलेक्सो नर्वसा तो हो गया, क्या नर्वस हो जाएगा जब क्या नहीं खाएगा, खाना वाना नहीं खाएगा, तो अपने आप को पतला रखना और खाना नहीं खाना। जबकि बुलिमिया में
बुल होता है सांड, तो सांड की तरह खाना, इस प्रकार से याद रख सकते हो। तो बुलिमिया अधिक भोजन ग्रहण करना। और नार्सिसिज्म मैंने पहले बताया था, अपने शरीर से प्रेम करना, कांच के सामने खड़े होकर अपनी तारीफ करना, खुद को निहारना, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे ये 2 चीज़ ध्यान रखना है, पहले पढ़ा चुका हूँ लेकिन दोबारा बता रहा हूँ इन चीज़ों को। शेषावस्था में बच्चा होता है कैसा, आत्म केंद्रित, स्वयं में केंद्रित। लेकिन किशोर अवस्था में क्या होता है, आत्म प्रेम व आत्म चेतना होता है। आत्म प्रेम यानी कि स्वयं से क्या करता है, प्रेम करता है, लेकिन यहाँ आत्म केंद्रित होता है यानी कि स्वयं में ही केंद्र होता है। तो ये दोनों वर्ड याद रखने हैं। आत्म केंद्रित किस में, शेषावस्था में, जबकि आत्म प्रेम व आत्म चेतना किस में आएगी, किशोरावस्था में आएगी। तो इस प्रकार से हो जाएगा। आगे बात करते हैं समस्याओं की। तो क्या क्या समस्या आएंगी, तो यहाँ पे देख सकते हो आप। समस्या की बात करें, संवेगात्मक अस्थिरता की समस्या, यानी कि संवेग कैसे हो जाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे, बात बात पे गुस्सा आने लग जाता है, बाद में बड़े कुछ कहते हैं तो उसके बाद समझ नहीं आती, तो इस प्रकार से। फिर है अपराध प्रवृत्ति समस्या, यानी कि यहाँ अपराध प्रवृत्ति की समस्या होती है जब किशोरावस्था में पहुँच जाते हैं। कैसे, शायद जैसे शराब का सेवन करना स्टार्ट कर देना, और धूम्रपान वगैरह, तो इस प्रकार से गुटखा खाना, तो ये अपराध की प्रवृत्ति की समस्या, घर से भाग जाना, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फिर आकार विकार की समस्या, यानी कि शरीर का आकार विकार की समस्या यहाँ से उत्पन्न हो जाती है। ये फिर आ गया देखो मादक पदार्थों का, वही जो तंबाकू वगैरह है उनका, मादक पदार्थों का सेवन, स्वप्न दोष और अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना, यानी कि अपने आप को अत्यधिक महत्व देना, किसी दूसरे की बातों को न सुनना। और स्वप्न दोष, ये स्वप्न दोष अगर पूछे किस में होता है, तो स्वप्न दोष की समस्या होती है किशोरावस्था के अंतर्गत। सर्वाधिक सपने देखता है कि बड़ा होकर ये करेंगे वो करेंगे, मतलब ख्याली पुलाव बनाते हैं यहाँ पे, तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। आगे बात करें इनकी शिक्षा की, तो शिक्षा में क्या करना चाहिए, निर्देशन एवं परामर्श, क्या करना चाहिए भाई, निर्देशन एवं परामर्श देना चाहिए। और निर्देश यानी कि आप कह सकते हो कि कोई भी आदेश दे सकते हो इनको, लेकिन ये मानेंगे नहीं, बल्कि कैसे देना पड़ेगा, प्यार से, तो इसी को क्या देंगे, निर्देशन। फिर इनको क्या, परामर्श, सलाह देनी चाहिए। यौन शिक्षा देनी चाहिए, शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, और नेतृत्व गुण का विकास, उत्तरदायी बनाना चाहिए इनको। वैसे नेतृत्व का गुण कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, बाल्यावस्था से, 12वें वर्ष से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सर्वाधिक नेतृत्व कहाँ आता है, किशोरावस्था में। फिर संवेगों का प्रशिक्षण भी देना चाहिए, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, जीन प्याजे की बात करें तो जीन प्याजे ने भी किशोरावस्था में वो अपनी परिभाषा दी है। तो यहाँ से जीन प्याजे क्या परिभाषा है, किशोरावस्था महान आदर्शों तथा वास्तविकताओं के अनुकूल का समय है। महान आदर्शों व वास्तविकताओं के अनुकूल का समय है। तो ध्यान रखना, अपने जो साइकोलॉजी है उनमें जीन प्याजे कैसे व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं। तो बस महान को याद रखो, याद रखना है, महान याद रखना है। कौन था महान, जीन प्याजे, तो इस प्रकार से याद हो जाएगी। फिर इन्होंने एक सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत आगे आने वाले हैं जिनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने बता दिया कि जीन प्याजे ने कौन सा संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। हैडो कमेटी की एक परिभाषा है, 11 या 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में क्या उठता है, एक ज्वार उठता है, यदि दिशा दे दी जाए तो सफल, अन्यथा क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। बात आ गई होगी समझ में। तो हैडो कमेटी कहती है कि 11 या 12 वर्ष की अवस्था ऐसी होती है जब बालक के नसों में क्या आता है, ज्वार आता है। अगर जिसे सही दिशा मिल जाएगी तो वो सफल हो जाता है, अन्यथा विनाश की स्थिति हो जाती है। यानी कि अगर सही लोगों के साथ मिला तो वो अच्छा व्यक्ति बन सकता है, और अगर गलत लोगों के साथ रहा तो वो नशाखोरी या इसी प्रकार की कोई आदत अपना सकता है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, हेड में क्या ज्वार, और क्या हो रहा है, नसों में, यानी कि हेड अपने जो सिर है उसमें क्या है, नस है। तो इस प्रकार से याद रह जाएगा। तो अपना हेड में क्या है, नस है, जिनमें क्या आ रहा है, ज्वार आ रहा है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। फिर आगे बात करते हैं किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो किशोरावस्था के विकास का सिद्धांत है 2, और ये पहला सिद्धांत है आकस्मिक विकास का सिद्धांत। ये दिया स्टैनली हॉल ने, पहले बता दिया मैंने। आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, स्टैनली हॉल ने दिया। यानी कि स्टैनली हॉल ने, और क्या था, अमेरिका में आंदोलन चलाया था 1893 में। 2 समितियाँ, बाल अध्ययन और बाल कल्याण समिति, दोनों बनाई थी। और
आकस्मिक विकास का सिद्धांत, तो अचानक ही आकस्मिक में होता है, अचानक, अचानक मतलब अचानक विकास में क्या हो जाना, तीव्रता हो जाना, तो आकस्मिक विकास का सिद्धांत स्टैनली हॉल ने दिया। फिर है दूसरा क्रमिक विकास का सिद्धांत, यानी कि परिवर्तन धीरे धीरे। इनके प्रतिपादक कौन, थार्नाइक, किंग व हॉलिंगवर्थ। तो इसको ध्यान रखना भाई थोड़ा सा, क्रमिक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक, किंग और हॉलिंगवर्थ। तो ये क्रम से याद रखो, थार्नडाइक, किंग, हॉलिंगवर्थ। तो क्रमिक विकास सिद्धांत हो जाएगा। और परिवर्तन ये कैसे बताते हैं, ये कहते हैं कि परिवर्तन धीरे धीरे लेकिन कैसे होता है, क्रम से होता है। जबकि स्टैनली हॉल क्या कहते हैं कि आकस्मिक विकास का सिद्धांत, कि इसमें कहते हैं कि विकास जो है किशोरावस्था में अचानक होता है। फिर विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पे विशेषता क्या होंगी, अधिक शारीरिक व मानसिक विकास, अधिकतम। अभी तक वहाँ क्या था, कम होता, लेकिन अधिकतम की बात आए तो अपन को किशोर अवस्था में पहुँच जाना है। तो अधिकतम शारीरिक व मानसिक विकास, संवेगात्मक अस्थिरता, काम प्रवृत्ति, यानी कि संवेगों में अस्थिरता आती है, काम प्रवृत्ति यानी कि समलैंगिक एवं विषम लैंगिक दोनों पाई जाती है। बात आ रही होगी समझ में कि जो किशोर अवस्था में आते आते हम किसकी तरफ, लड़के लड़कियों की तरफ भी और लड़कियां लड़कों की तरफ भी क्या होती हैं, अट्रैक्शन होता है। तो इसी को कहता है समलैंगिक एवं विषम लैंगिक। फिर भविष्य के प्रति चिंतन, भविष्य के प्रति क्या होता है, चिंतन होता है। और दिवा स्वप्न आ गया, दिवा स्वप्न दोबारा से, समूह के प्रति भक्ति भाव, यानी कि समूह के प्रति क्या होता है, भक्ति भाव होता है। कि भाई कई दोस्त होते हैं, भाई आज लड़ाई हो गई यहाँ पे, तो इस प्रकार से फिर वो भाग भाग जाता है, अभी आ रहा हूँ भाई, टेंशन ना ले, तो इस प्रकार से होता है। फिर है घनिष्ठ मित्रता, वीर पूजा, नायक पूजा और समाज सेवी की भावना। तो यहाँ पे घनिष्ठ मित्रता होती है, वीर पूजा होती है, यानी कि वीर जो होता है महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, और इस प्रकार से उनकी क्या होती है पूजा, नायक पूजा, यानी कि स्वयं अपना कोई नायक चुन लेता है, कोई मिथुन, कोई धर्मेंद्र, इस प्रकार से, तो ये नायक पूजा हो जाती है। फिर समाज सेवी की भावना, यानी कि उनके भावना होती है कि समाज की सेवा करूँ मैं, तो इस प्रकार से। फिर आगे बात करते हैं कौल सैनिक, कौल सैनिक क्या कहता है, कौल सैनिक कहता है किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा बताते हैं, यानी कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा मानते हैं। तो अगर अपने मार्ग में बाधा आएगी, मार्ग में क्या आएगी, बाधा, तो उस बाधा को कौन हटाएंगे, सैनिक हटाएंगे। तो याद हो गया होगा आपको। फिर है रुचियों में परिवर्तन, रुचियों में परिवर्तन होता है, किसकी रुचियों में परिवर्तन होता रहता है, किशोरों की रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार से याद रखना इसको। फिर है स्ट्रेंग, स्ट्रेंग से हमने कई परिभाषाएं पढ़ ली। ऐसा कोई भी खेल नहीं है जिससे 10 वर्ष का बालक ना खेल सके, तो इस प्रकार से कई। और सर्वाधिक भाषा का विकास होता है, ये भी किसने दी थी, स्ट्रैंग ने दी थी। एक 2 वर्ष वाली थी, वो भी किसने दी थी, स्ट्रैंग ने दी थी। तो ये सारी परिभाषाएं थी। फिर है 15 वर्ष तक रुचियाँ बदलती रहती हैं। अब मैंने किसको टांग, 2 टांग बताई थी, स्ट्रैंग से निकालेंगे 2 टांग, और 2 टांगों से क्या करता है, खेलता रहता है। तो रुचियाँ उसकी बदलती रहती है कि अब की बार ये खेल अच्छा नहीं लगा, अब की बार ये खेल अच्छा लग गया। तो इस प्रकार से उसकी रुचियाँ बदलती रहती हैं। और रुचियाँ बदलेंगी तो वो कब तक बदलेंगी, 15 वर्ष तक बदलेंगी। फिर उसका एक ही खेल में रुचि हो जाएगी, फिर हो सकता है वो ओलंपिक चैंपियन ही बन जाए, नीरज चोपड़ा की तरह। तो इस प्रकार से 15 वर्ष तक रुचियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाती है, रुचि एक ही गेम पे हो जाती है। तो खेल वाली परिभाषा याद हो गई, और ये 15 वर्ष वाली। फिर 10 वर्ष वाली भी याद हो गई कि 10 वर्ष में ऐसा कोई भी खेल नहीं है जिसको नहीं खेलता हो। फिर 2 वर्ष वाली भी आपको याद हो गई होगी। तो इस प्रकार से, तो ये लिख रही है आपकी, बालक में भाषा का सर्वाधिक रुचि, बालक में भाषा, यानी कि बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि होती है। स्ट्रेंग को रुचि से कनेक्ट भी कर सकते हो। तो ये जितनी भी स्ट्रेंग की थी ये सारी याद करवा दी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, साथ ही साथ याद भी होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ से आगे अपनी वीडियो और भी बेस्ट आने वाली है, क्योंकि अब मैं और भी बेस्ट काम करने वाला हूँ आपके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच।